गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। यह बीएससी सेकेंड ईयर की बोटनी क्लास है जिसमें हम पुष्पीय पादपों में मूलभूत शरीर रचना चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो पेपर है फर्स्ट पादप आकार की एवं शारीरिकी। तो इसमें हमने देखा था पुष्पीय पादपों का आकार की पुष्पीय पादपों की मूलभूत शारीरिक संरचना। तो ये एंजियोस्पर्म जिसमें हमने लास्ट हमारी क्लास थी उसमें हमने देखा था कि इस तरह के प्लांट जिनमें बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, आवृत बीजी कहलाते हैं। और यह बीज पत्र के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप, इनमें हमने देखा था कि जब बीज अंकुरित होता है तो इसमें दो अंकुरण निकलते हैं, प्रांकुर और मूलांकुर। मूलांकुर जमीन में अंदर की ओर जाता है जो कि प्रकाश का ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है एवं धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, गुरुत्वाकर्षण के समानांतर में बढ़ता है, जबकि यह प्रकाश के विपरीत बढ़ता है। तो मूलांकुर होता है जो जमीन के अंदर जाता है, जबकि प्रांकुर होता है वो जमीन के ऊपर वायु भाग में जाता है। इसलिए इसको कहते हैं कि यह प्रकाशानुवर्ती, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती एवं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है, तो ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षणानुवर्ती कहलाता है। तो इसके फिर हमने पार्ट देखे थे कि जैसे कोई भी पार्ट है जमीन, ये हम सरफेस देख सकते हैं, सरफेस, ये सरफेस है, लैंड सरफेस। इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है वो मूलांकुर और इसके ऊपर वाला पार्ट है वो प्रांकुर। तो मूलांकुर में हमने दो डिफरेंस किए थे। रूट दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूसलामूल होती हैं और दूसरी होती है रेशेदार मूल। मूसलामूल में मुख्य मूल हमेशा लाइफ टाइम जीवन पर्यंत बनी रहती है और यह मुख्य रूप से अवशोषण का काम करती है। यदि इससे कोई रूट निकलती है तो वो प्राथमिक मूल कहलाती है, और प्राथमिक मूल से यदि कोई रूट निकलती है तो वो द्वितीयक मूल, इसी तरह से तृतीयक मूल इससे बन सकती हैं। लेकिन रेशेदार मूल में क्या होता है कि एक जो मुख्य मूल, जब अंकुरण के समय मुख्य मूल निकलती है जो जमीन के अंदर जाती है, वो ज़्यादा समय के लिए स्थायी नहीं होती है और वो विलुप्त हो जाती है धीरे धीरे, और इससे साइड से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जो एक रेशेदार मूल की तरह होती हैं, गुच्छे के रूप में होती हैं और ये गुच्छा बनाती हैं। जैसे ये इस तरह से गुच्छा बना लेती हैं। तो यहाँ पर मुख्य मूल कोई भी मुख्य मूल नहीं होती है, यहाँ पर पूरा गुच्छा बनता है। और जबकि यहाँ पर मूसलामूल एक मुख्य मूल होती है और इसमें मूसलामूल में एक मुख्य मूल होती है, इसी से अवशोषण होता है, ये जीवन पर्यंत होती है। मूसलामूल मुख्यतया द्विबीजपत्री पादपों में होती है। द्विबीजपत्री पौधों में मूसलामूल पाई जाती है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में रेशेदार मूल पाई जाती है। बीजपत्री, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री, इसके हम एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिसमें बीजपत्र एक हो। इस तरह के जो अनाज होते हैं वो जैसे बाजरा है, मक्का है, गेहूं है, ये सारे एक बीजपत्री हैं। द्विबीजपत्री जिसके सीड को, जो बीज को हम दो पार्ट में बराबर में डिवाइड कर दें, जैसे चना है उसको हम भिगोएं और दो उसमें पार्ट में अलग हो जाता है वो,
उसी तरह से जैसे आम है, आम की जब वो बीज होता है उसका कवर हट जाता है तो हम देखते हैं कि जब दो पत्ती पहले बार आती है तो वो दोनों बीज पत्र बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से मुख्यतया जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं बहुत सारे जो चौड़ी पत्ती वाले पादप होते हैं, इनमें मुख्यतया द्विबीजपत्री पादप ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। और एक बीजपत्री पादप कुछ फसलों तक सीमित होते हैं, 2-3 महीने ये अपना लाइफ साइकिल को इसी तरह से अनुकूल वातावरण में जर्मिनेट करते हैं और विपरीत वातावरण में ये अपने आप को नष्ट कर लेते हैं, तब तक सीड डेवलप हो चुके होते हैं। तो ये इस तरह के इसमें एग्जाम्पल में चना वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था कि मूसला मूल तंत्र में हमने ये दो मूल पढ़ी। इसके बाद में प्रांकुर जो मूल तंत्र है बरहु मूल तंत्र कहलाता है। बरहु मूल तंत्र में हमने देखा कि इसमें बरहु मूल तंत्र इसमें हमने देखा कि तना होता है, फिर इसके बाद में इसमें पत्ती होती हैं, पत्ती के बाद में इसमें फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, और फिर इसमें फ्रूट होते हैं, और फिर इसमें बीज होते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हैं जो सारे पर्वतंत्र में पाए जाते हैं। पर्वतंत्र में मुख्यतया तना जो कि सहारा प्रदान करता है, हमने पढ़ा था, और भोजन के आवागमन मतलब जैसे रूट जो मिनरल्स होते हैं, पानी होता है उसको अवशोषित करती हैं तो पत्तियों तक पहुँचने का काम तने का होता है, और पत्तियां जब भोजन बनाती हैं तो वहाँ से भोजन रूट तक पहुँचने का काम तने का होता है। तो सबसे मुख्य इसके दो ही काम हैं, एक तो सहारा यांत्रिक संबल प्रदान करना पौधे को, और आवागमन जो पदार्थों के आवागमन में अपना सहयोग देना। उसके अलावा पत्तियां हैं, तो पत्तियां हम देख सकते हैं कि एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप, इन दोनों में पत्तियों में डिफरेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बीजपत्री पादपों में ये समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है ना, समानांतर सिरा विन्यास, पाया जाता है। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे कि द्विबीजपत्री पादपों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। ये जालिकावत सिरा विन्यास इस तरह से, यदि हम पीपल की पत्ती देखें या कोई आम की पत्ती देखें, पीपल की आम की इस तरह से जो बड़े पादपों की पत्तियाँ देखें तो उसमें जालिका पाई जाती है, तो इसमें जालिका सिरा विन्यास जबकि एक बीजपत्री पादपों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। और पत्तियां मुख्य कार्य क्या है पत्तियों का, हम सब जानते हैं कि पत्तियां भोजन बनाने का काम करती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल में होती है, और यहाँ पर इसमें स्टोमेटा रंध्र पाए जाते हैं पत्ती में जो कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अतः यहाँ से पत्ती CO2 को एब्जॉर्ब करती है, CO2 अंदर लेती है, क्लोरोफिल के अंदर पानी प्रेजेंट होता है, और लाइट की उपस्थिति में इन तीनों को मिलाकर और कार्बोहाइड्रेट बनाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट कन्वर्ट इनटू द ऑर्गेनिक कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पत्तियों में होती है जिसमें भोजन बनता है, और ये भोजन बनाने का काम मुख्य रूप से पत्तियां करती हैं। पत्तियों में एक बीजपत्री पत्तियों में सिरावत समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जैसे हम बाजरे की पत्ती लें, गेहूं की पत्ती लें, तो उसमें क्या देखेंगे हम लाइनें बिल्कुल बराबर समानांतर पाई जाती हैं, तो वो समानांतर सिरा विन्यास होता है। जबकि हम कोई भी आम की पत्ती लें, किसी पीपल की पत्ती लें, बरगद की पत्ती लें, तो उसमें हम जाल सा पूरा दिखता है पत्ती के अंदर, वो जालिका व सिरा विन्यास कहलाता है। उसके बाद हम फूल की बात करें तो फूल में मुख्यतया वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये दो प्रकार के भाग पाए जाते हैं पुष्प में। तो पुष्प में हम यदि देखें तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये इसको हम पुष्पासन बोलते हैं, पुष्पासन। इसके बाद में ये हमारा बाह्य दल, ये दल, ये पुंकेसर, और ये स्त्री केसर। ठीक है, सेपल, पेटल, एंथर, स्टिग्मा।
तो इस तरह से ये पुष्प के भाग होते हैं और इन भागों को, इन टोटल भागों को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट और इन दोनों भागों को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पुष्प में दो प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं। जो वेजिटेटिव पार्ट है तो पुष्पासन, बाह्यदल, दल, और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव पार्ट है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो यहाँ पर पुष्प में दल और बाह्यदल कलरफुल हो सकते हैं। कलरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि कलरफुल से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, और इंसेक्ट अट्रैक्ट होने से पुष्प का फायदा होता है। पुष्प का क्या फायदा होता है, इसमें जो इंसेक्ट किसी दूसरे फूल पर बैठ के आ रहा है तो उस पर एंथर आ सकते हैं, एंथर आ सकते हैं तो यहाँ स्टिग्मा पर पोलिनेशन हो सकता है। तो क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, और क्रॉस पोलिनेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जितनी अच्छी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी स्टेबिलिटी अच्छी होगी। हम कह सकते हैं जैसे कि वाइल्ड जो प्लांट होते हैं, जंगली जो प्लांट होते हैं, उनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। हम सिंपल सा नॉर्मल सा हम देखें एग्जांपल हमारे चारों तरफ, तो यदि हम एक सेम टेम्परेचर में रहें, सेम इन्वायरमेंट में रहें, जैसे हम एसी में रहते हैं, फिक्स खाना खाते हैं, एक चपाती खाई, उसके अलावा कुछ काम नहीं किया हमने, और हम एक फिक्स जो हमारे दिनचर्या है उसको जीते हैं, तो जैसे हम बाहर भीतर कुछ टेम्परेचर या हमारा इन्वायरमेंट, कुछ हमारा इंटरनल एक्सटर्नल जो हमारा इन्वायरमेंट है थोड़ा भी चेंज होता है तो हम बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी में डाइवर्सिटी नहीं है, रेजिस्टेंट नहीं कर पाती है। लेकिन जब यही कारण हम देखते हैं कि जो झुग्गी झोंपड़ियों में गड़ेरा, लोहार वगैरह इस तरह के बच्चे रहते हैं, तो वो बच्चे में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, इन्वायरमेंट फ्लक्चुएशन की कैपेसिटी उनमें ज़्यादा होती है। इसका मतलब वो डाइवर्स्ड होते हैं, अलग अलग क्लाइमेट में वो आराम से रह पाते हैं। तो उसी तरह से पादपों में भी ऐसा होता है कि यदि पादप में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, डाइवर्सिटी कहाँ से आएगी, यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन, उसी फूल का यदि पोलन ग्रेन इसी स्टिग्मा को फर्टिलाइज करता है तो यह पोलिनेशन कहलाता है। लेकिन ये इसी का पोलिनेशन है, इनब्रिड पोलिनेशन कहलाता है। लेकिन यदि ये बाहर से पोलिनेशन हो, किसी दूसरे प्लांट से पोलिनेशन हो, तो ये क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। और क्रॉस पोलिनेशन से डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है, डाइवर्सिटी से प्लांट की स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर दल, बाह्यदल कलरफुल होते हैं जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, और ये पोलिनेशन के लिए क्रॉस पोलिनेशन को इम्प्रूव करते हैं, इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। पुंकेसर एंड स्त्रीकेसर ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। पुंकेसर मेल पार्ट होते हैं जहाँ पर पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर 4 चैम्बर होते हैं जो पोलन सैक कहलाती है। पोलन सैक के अंदर बहुत सारे एंथर प्रेजेंट होते हैं, परागकण प्रेजेंट होते हैं, और ये परागकण पराग नलिका के द्वारा स्टिग्मा के ऊपर चिपकते और पराग नलिका के द्वारा इसके अंडाशय तक पहुँचते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसमें एंजियोस्पर्म में देखा गया कि 2 फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं। 2 फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं। तो पहला जो फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है, वो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन मीजोकार्प को बनाता है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है जो मीजोकार्प को बनाता है, मीजोकार्प को बनाता है। जबकि ये जो सेकंड फर्टिलाइजेशन है वो सीड का प्रोडक्शन करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो फूल है इसके बाद में फ्रूट का निर्माण होता है, यहाँ से सीड और फ्रूट का निर्माण होता है और बीज का निर्माण होता है। ये हमने देखा। इस एंजियोस्पर्म में एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्लांट्स की, जिसमें एक नॉर्मल, जो कि नॉर्मल सभी पौधों में इस तरह के आकार आकृति प्लांट्स की पाई जाती है, जिससे वो अपने आप को इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं, और प्रारूप के तौर पर हम एक द्विबीजपत्री पादप को लेते हैं। प्रारूप के तौर पर हम एक टिपिकल डाइकोट प्लांट, जैसे मतलब प्रारूपी पादप है ना, द्विबीजपत्री प्रारूप। द्विबीजपत्री प्रारूप में हम लेते हैं सरसों, मस्टर्ड प्लांट, सरसों का प्लांट लेते हैं।
सरसों का प्लांट लेते हैं तो इसका वानस्पतिक नेम क्या है, इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है मस्टर्ड का, सरसों का? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो इसका जो फैमिली है, कुल है इसका, कुल ब्रेसिकेसी, ठीक है, कुल है ब्रेसिकेसी। इसकी हैबिट, पौधे की हैबिट क्या होती है, हैबिट या आवास, हम इसको बोलते हैं आवास। हैबिट यह मुख्य रूप से तिलहन फसल के रूप में भारत में जाना जाता है और यह खुले स्थानों, खेत, बगीचों, खरपतवार के रूप में भी पाया जाता है। आवास इसका मतलब आवास इसका लगभग सभी जगह पाया जाता है, ऊंचाई पर, नीचाई पर, समतल में, ये सब जगह पाया जाता है। और मुख्य रूप से तिलहन की फसलें होती हैं क्योंकि इसका तेल निकाला जाता है, तिलहन की फसलों में इसको लिया गया है, ठीक है। और यह मोस्टली खरपतवार के रूप में भी पाया जाता है ना, यदि हम इसको ना उगाएं, इसके सीड वहीं गिर जाएँ तो आने वाले सीजन में अपने अनुकूल समय पर ये ऑटोमेटिकली सीड जनरेट कर जाते हैं और ग्रो कर जाता है। इसके बाद इसकी हैबिट, स्वभाव कैसा होता है इस प्लांट का। हम ये क्या पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक मॉडल प्लांट ले रहे हैं और उस प्लांट के हमें इतनी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ये पढ़ रहे हैं ना। तो किसी भी प्लांट को, जैसे हमने सरसों का प्लांट लिया और किसी प्लांट की स्टडी करनी है तो हमें इसी तरह से स्टडी करनी पड़ेगी। हम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो प्लांट है उसकी स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन जरूरी होता है। प्लांट का हम क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन के बाद हम उसकी हैबिट देखें, हैबिट देखने के बाद हम उसका इसका स्वभाव देखें। स्वभाव इसका कैसा होता है, सरसों एक वर्षीय पादप है ना, एक वर्षीय पादप होता है, सरसों एक वर्षीय पादप होता है। शाखीय पादप है जो रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। एक वर्षीय पादप है, शाखीय पादप है एवं रबी की फसल में मुख्यतः उगाया जाता है। रबी की फसल में उगाया जाता है। रबी की फसल कब उगाई जाती है, जो हमारा सीजन आएगा फसल का, जैसे अभी चल रहा है अगस्त का महीना, तो अक्टूबर नवंबर में जो भी फसलें लगती हैं वो सारी रबी की फसलें लगती हैं। अभी बाजरा है खेतों में, ये बाजरा कट जाएगा, बाजरा कटने के बाद में राजस्थान में मुख्यतः इस टाइम बाजरा होता है, बाजरा, ज्वार, मक्का। लेकिन इस फसल के बाद में ये खरीफ की फसल लगी हुई है इस टाइम, जो बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, ग्वार है। लेकिन इस फसल के कटने के बाद में जो फसल आएगी वो रबी की फसल है। और रबी की फसल में हम कहते हैं कि एक वर्षीय पादप है। एक वर्षीय पादप मतलब ये अपना जीवन विदिन 1 ईयर्स के अंदर में कंप्लीट कर लेता है। इतना बड़ा प्लांट नहीं है कि कई वर्षों तक चले, इसलिए एक सीजन के लिए, एक सीजन में कंप्लीट हो जाता है। एक वर्षीय पादप है। फिर शाखीय पादप है। शाखीय पादप का मतलब है कि इसमें वुड नहीं पाई जाती है। वुड का मतलब लकड़ी नहीं पाई जाती है जब तक ये हरा रहता है प्लांट। हम इसकी सब्जी भी बनाते हैं, सरसों के, है ना, सरसों के साग बनाते हैं, तो ये शाखीय पौधा है, कच्चा इसमें तना पाया जाता है। रबी की फसल में उगाया जाता है क्योंकि आने वाला सीजन जो अक्टूबर नवंबर में जो फसलें उगाई जाती हैं, रबी का सीजन है, रबी के सीजन में लगाया जाता है। इसके बाद में इसमें मूल कैसे होती है, इसमें मूसला मूल तंत्र पाया जाता है, ठीक है, मूसला मूल तंत्र पाया जाता है, मूसला मूल तंत्र पाया जाता है, मूसला मूल तंत्र पाया जाता है। अब मूसला मूल तंत्र में क्या है कि इसमें इस तरह की जड़ें पाई जाती हैं, इस जड़ें पाई जाती हैं, तो इसमें ये कुछ अलग जड़ें और निकली होती हैं और इसमें इस तरह से डिफरेंट जड़ पाई जाती है। तो ये तो मूलांकुर, ये प्राथमिक मूल और
ये द्वितीय मूल। इसी तरह से तृतीयक मूल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह का मूल तंत्र, मूसला मूल तंत्र सरसों के पौधे में पाया जाता है। मूलांकुर से विकसित प्राथमिक मूल मिट्टी में गहराई तक जाती हैं, द्वितीयक तृतीयक व अन्य शाखाएं विकसित हो सकती हैं। तो ये जो प्राथमिक मूल है, द्वितीयक मूल है, ये सोइल के अंदर चली जाती हैं और ये डेवलप कर सकती हैं। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक मूल डेवलप कर सकती हैं। इसमें मूलरोम भी पाए जाते हैं जो पानी का अवशोषण करते हैं। ठीक है, इसके बाद में मूल के बाद में आता है परोह। इसका सूट कैसा होता है? परोह भाग जो है वो वायु में पाया जाता है, वायवीय भाग कहलाता है। जबकि इसमें जो बीज में उपस्थित प्रांकुर से विकसित होता है। परिपक्व पादप में हम कहते हैं कि ये परोह है जो वायवीय भाग में पाया जाता है, वायवीय होता है और प्रांकुर से विकसित होता है, एक परिपक्व मैच्योर पादप में वही जो बताए थे, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, ये तीनों विकसित होते हैं। ठीक है, तीनों विकसित होते हैं। इसके बाद तने के बारे में देखते हैं। तना, सरसों में तना वायवीय, शाखीय, उदग्र शाखीय, ठोस, बेलनाकार व एरोबिल होता है। हम इसमें देख रहे हैं कि शाखीय तना होता है, शाखीय, ठोस, बेलनाकार, एरोबिल होता है। ठीक है, शाखीय तना पहले भी अध्ययन किया हमने। वो तना शाखीय होता है, ठोस होता है क्योंकि पेड़ की तरह खड़ा हुआ होता है, बेलनाकार होता है, गोल होता है, और एरोबिल होता है, तने के ऊपर कोई रोम नहीं पाया जाता है, तना चिकना पाया जाता है, स्मूथ होता है। ठीक है, इसके बाद में जो तने में शीर्ष पर कलिका एपिकल बड पाई जाती है, जो प्रारंभ में तने की वृद्धि, बाद में पुष्पक्रम की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें तने की जो शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग पर एपिकल बड पाई जाती है, जो पहले तो तने की वृद्धि के लिए काम करती है, और उसके बाद में जब फूल आते हैं तो यही एपिकल बड फूल पुष्पक्रम को आगे बढ़ाने में काम करती है। पुष्पक्रम जैसे हम देखते हैं कि मस्टर्ड के ऊपर इस तरह से पुष्प स्टार्ट होता है, तो ये धीरे धीरे वृद्धि करके और इस तरह से इसके फूल बनने लग जाते हैं। तो ये जो पुष्पक्रम है, यहाँ पर ये एपिकल बड है, ये इसको ग्रोथ करने का काम करती है, और इस तरह से ये फलियां बन जाती हैं। इस तरह से मस्टर्ड में पाया जाता है। ये पुष्पक्रम की वृद्धि के लिए भी एपिकल बड काम आती है। कुछ कलियां हैं इसमें से, जैसे कुछ कलियां निकलती हैं, बड्स निकलती हैं, और ये बड्स शाखा में भी काम आती हैं, मतलब ब्रांच। यदि इसमें कुछ ब्रांच निकलती है तो ये ब्रांच में भी काम आता है। जैसे ये पत्ती होती है, तो ये यहाँ पर ब्रांच निकल गई, और यहाँ पर भी ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रांच का काम भी एपिकल बड के द्वारा होता है। तो ये तने की बात हुई। इसके बाद में हम देखते हैं पत्तियाँ। सरसों के अंदर जो पत्तियां पाई जाती हैं मुख्य उपांग से लगती हैं। मुख्य उपांग मतलब यहाँ मुख्य जो तना होता है उसी के द्वारा लगती हैं पत्तियां। ऐसा नहीं कि ये इसमें साइड में लग जाती है, ये मुख्य उपांग यहाँ लगेगी, या फिर यहाँ पर इसका ये मुख्य ब्रांच निकली, फिर यहाँ पर ये पत्तियां बनने लगेंगी, इस तरह से पत्तियां लगेंगी। तो ये मुख्य उपांग पर ये पत्तियां लगती हैं। दूसरा है कि तने व शाखाएं दोनों पर ही पाई जाती हैं। मुख्य जो तना है उसके ऊपर भी, पत्तियां पाई जा सकती हैं,
और जो ब्रांच है शाखा उसके ऊपर भी पत्तियाँ पाई जाती है। तो दोनों जगह पत्तियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद ये सामान्यतः पर्ण कहलाती है, फोलिएज कहलाती है। चपटी पृष्ठाधर एकांतर क्रम में पाई जाती हैं। हम देख रहे हैं एक आंतर क्रम में पाई जाती है। जैसे एक यहाँ पाएगी, दूसरी यहाँ पाएगी, तीसरी यहाँ पाएगी, एक का अंतर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक आंतर क्रम में, एक के अंतर के क्रम में पाई जाती हैं पत्तियाँ। ऐसे नहीं कि लगातार पाई जाती हैं, एक आंतर क्रम में पाई जाती हैं। और पत्तियाँ व्रंतहीन होती हैं, पत्तियों में व्रंत नहीं पाया जाता है। व्रंत हम कहें तो जैसे हम पान का पत्ते की बात की जाए, पान के पत्ते की, तो उस पान के पत्ते में हम कहते हैं कि यहाँ पर ये व्रंत पाया जाता है। लेकिन मस्टर्ड की पत्तियों में व्रंत नहीं पाया जाता है ना, व्रंत विहीन पाई जाती है, व्रंत के बिना पाई जाती है पत्तियाँ। और मोस्टली वीणाकार होती हैं। वीणाकार कैसे होता है, यहाँ पर जैसे ये वीणा के आकार की इस तरह से पत्तियाँ इस तरह से तने पर पत्तियाँ पाई जाती हैं जो वीणाकार होती हैं। ठीक है, तो सरसों की पत्ती वीणाकार होती है। तो इस जो पत्ती है इसमें हम सिरा विन्यास देखें तो जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। सरसों के पेड़ के सरसों का जो खेत होता है हम उसमें देखें तो एक अजीब प्रकार की स्मेल आती है। हम जो सरसों का तेल निकालते हैं, घानी होती है उसमें निकलता है तेल, तो एक झोंक मारता है, एक आंसू आने लग जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि यहाँ सल्फर की उपस्थिति पाई जाती है ना, पत्तियों में भी सल्फर की उपस्थिति होती है, तो अलग से एक स्मेल देता है, अलग से एक गंध देता है। सल्फर की उपस्थिति के कारण, सल्फर की उपस्थिति के कारण अलग सी स्मेल आती है, स्मेल पाई जाती है, अलग सी गंध पाई जाती है। ठीक है, एक जो अधिकतम जैसे छोटे दिन जैसे जो रबी की फसलें होती हैं उनमें जब जनवरी फरवरी क्रॉस हो जाती है उसके बाद में फ्लोरिंग होती है। इसका मतलब ये अल्प प्रदीप्ति काल पौधे होते हैं या दीर्घ प्रदीप्ति काल पौधे होते हैं। जो फ्लोरिंग दिसंबर से पहले कुछ 2-3 महीने तक जैसे अगस्त से और दिसंबर तक देते हैं तो वो अल्प प्रदीप्ति काल पौधे होते हैं। लेकिन ये दीर्घ प्रदीप्ति काल पौधे हैं क्योंकि ये जनवरी फरवरी के बाद में फ्लोरिंग देते हैं, फरवरी में फ्लोरिंग आती है इनकी, तो उस टाइम प्रकाश ज़्यादा होता है, दिन बड़े होने लग जाते हैं, तो ये दीर्घ प्रदीप्तिकारी पौधे होते हैं, तब जाके इनमें फ्लोरिंग स्टार्ट होती है। और उस टाइम इस जो मेन तने की जो एपिकल मेरिस्टम होता है ना, शूट एपिकल मेरिस्टम, उसके ऊपर जो बड बनती है, फ्लोरिंग बड बनती है और वो धीरे धीरे वृद्धि करते हुए और यहाँ फलियों का निर्माण, पोड का निर्माण होता है, सिलिक्वा सीड्स निर्माण होता है। इसके बाद में हम पुष्प क्रम देखते हैं। पुष्प क्रम, हम पुष्प क्रम देखें। पुष्प क्रम, तो इसके अंदर पुष्प क्रम एसिमाक्सी पुष्प क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पुष्प एसिमाक्सी पुष्प क्रम एसिमाक्स प्रकार के होते हैं। क्योंकि एसिमाक्स ये क्या मतलब इसका, एसिमाक्स पुष्प क्रम का, कि पुष्प क्रम की कोई सीमा नहीं होती है। क्यों सीमा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर मान लो पुष्प ने यहाँ पर स्टार्ट हुआ और ये बनता पुष्प यहाँ तक चला जा रहा है, लेकिन इसके आगे भी बढ़ता चला जाता है, तो ये एसिमाक्स पुष्प की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि पुष्प कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाता है।
है ना। तो ये एक जगह से अनेक जगह तक ऊपर तक एक पूरी एक टहनी बन जाती है जिसमें फूल ही फूल होते हैं, है ना। यहाँ पर फूल खिलता है, एक यहाँ पर फूल खिलता है, उसके बाद में ये अपनी पोड़ बना देता है। इस तरह से फिर यहाँ पर एक फूल खिलता हुआ निकल जाता है ऊपर तक, तो ऊपर तक पूरी एक टहनी बन जाती है। तो यहाँ कोई सीमा नहीं पाई जाती, असीमांस पुष्पक्रम पाया जाता है। इस पुष्पक्रम में असीमित वृद्धि होती है। पुष्प सवृंत पूर्ण द्विलिंगी त्रिज्या समित जायंगधर चतुर्थई पीतरंगी प्रकार का होता है। तो पुष्प के हम डिफरेंट कैरेक्टर हैं वो देख रहे हैं कि पुष्प सवृंत, जो पुष्प है वो सवृंत पाया जाता है, सवृंत पुष्प पाया जाता है। इसका मतलब पुष्प जब निकलता है तो वृंत निकलता है, यहाँ पर इसमें वृंत पाया जाता है। हम ये कहें कि यहाँ पर बड है, ये बड है, लेकिन जो पुष्प है उस पुष्प में सवृंत पाया जाता है ना। इस तरह से सवृंत पुष्प पाया जाता है। इसके बाद में इसमें पुष्प पूर्ण पाया जाता है, पुष्प पूर्ण पाया जाता है, पूर्ण पुष्प होता है। पूर्ण पुष्प का मतलब है कि इसमें वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाए जाएं तो पुष्प पूर्ण होता है। एवं द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी दोनों लिंग पाए जाते हैं, द्विलिंगी पुष्प होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है। इसके बाद त्रिज्या सममित पुष्प होता है, त्रिज्या सममित, त्रिज्या सममित हम कैसे कह सकते हैं त्रिज्या सममित, यहाँ पर कि ये इस तरह से त्रिज्या सममित होता है। त्रिज्या सममित हम इसको त्रिज्या के समान काट सकते हैं, त्रिज्या सममित होता है, इसमें सममिति समान होती है, त्रिज्या सममित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये त्रिज्या सममित हो गया, ये इस तरह से हम बनाएं तो ये त्रिज्या सममित हो गया। ये समान रूप से त्रिज्या समान होता है, सभी जगह समान होता है। फिर जायांग अधर चतुर्थई, जायांग इसका अधर होता है, जायांग ऊपर, मतलब जो हमारा जो जायांग पार्ट है उसका हम स्ट्रक्चर देखें। तो ये जायांग अधर, जायांग ऊपर होता है और पुंकेसर इसके नीचे होते हैं। तो जायांग इधर होता है ना, जायांग इधर होता है, जायांग अधर यानी ऊपर, जायांग ऊपर पाया जाता है। और चतुर्थई चार तय पाई जाती है इसके अंदर, चार तय कौन सा हो गया, एक तो सेपल हो गया, एक पेटल हो गया और एक एंथल हो गया और इस तरीके से स्टिग्मा हो गया। तो चार तय हो गई, एक ये तय हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई। तो चार तय पाई जाती है, चतुर्थई पाया जाता है ना, चतुर्थई, चतुर्थई, ठीक है, चतुर्थई पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है। पीत रंग प्रकार का होता है, पुष्प नीचे, तरुण पुष्प ऊपर होते हैं। पीत रंग पीले प्रकार का पाया जाता है और इसमें परिपक्व फूल नीचे होते हैं और तरुण पुष्प ऊपर की तरफ होते हैं, है ना, क्योंकि ये यहाँ से परिपक्व होता चला जाता है। तो परिपक्व फूल नीचे होते हैं एवं तरुण पुष्प ऊपर की तरफ होते हैं। चतुर्थई चार तय प्रकार का और पीले कलर का पीतरंगी होता है और नीचे की तरफ मैच्योर पुष्प होते हैं और ऊपर की तरफ इमैच्योर फूल होते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसका बाह्य दल, बाह्य दल इसमें हम बाह्य दल देखते हैं। बाह्य दल चार होते हैं, दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। बाह्य दल चार होते हैं और दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये हो गए बाह्य दल, चार हो गए और दो चक्रों में, एक चक्र घेरा और एक चक्र घेरा, दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। इनमें कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है, कोर स्पर्शी वोल्वेट
कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है। ये कोर है ना जो आपस में स्पर्श करते हैं, ठीक है, कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है। इसके बाद दलकुंज है ना, बाह्य दल हो गया। इसके बाद दलकुंज, दलकुंज भी 4 होते हैं और स्वतंत्र होते हैं इनका विन्यास कोर छादी होता है। प्रत्येक दल नख तथा फलक में विभाजित होता है। 4 प्रकार के दल होते हैं, 4 दल होते हैं इसमें। ये हो गए दल, ठीक है। ये हैं कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी होते हैं। प्रत्येक दल नख एवं फलक में व्यवस्थित होते हैं। नख और फलक कैसा होता है कि ये इस तरह के होते हैं, है ना, और ये इस तरह के। तो ये हो गया नख और ये हो गया फलक। तो नख और फलक की तरह इसके दल होते हैं और दल अंदर की तरफ इसी तरह से 4 होते हैं और जो एक दूसरे को स्पर्श किए हुए रहते हैं और ये एक्स समान संरचना बनाते हैं। जैसे कि एक आमने सामने ये और ये एक समान होते हैं और कलर में पीले होते हैं, पीत रंगी होते हैं, ठीक है, पीत रंगी होते हैं। इसके बाद उमंग आता है। उमंग जो होते हैं वो 2 टोटल तो 6 होते हैं, टोटल 6 होते हैं, 2 + 4 टोटल उमंग 6 होते हैं, 2 + 4 के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर उमंग देखें तो ये 2 तो बाहर की तरफ होते हैं जो बड़े होते हैं, जबकि 4 होते हैं वो पास में होते हैं। इसलिए 2 + 4 ये हो गए उमंग। उमंग हो गए 6 जो होते हैं 2 + 4, 2 बाहर की तरफ बड़े होते हैं, 4 अंदर की तरफ होते हैं और छोटे होते हैं। तो ये 2 + 4, 4 + 2 नहीं कह सकते क्योंकि 4 बाहर नहीं है, 2 + 4 है, 2 + 4 है, 2 + 4 इस तरह से ये होते हैं। भीतरी पुंकेसर लंबे व बाह्य पुंकेसर छोटे होते हैं। तो 2 + 4 जो होते हैं कि ये जो भीतरी हैं चारों वो लंबे होते हैं और जो बाहरी पुंकेसर हैं वो छोटे होते हैं आकार में, ये लंबाई में छोटे होते हैं। 2 + 4 चतुर, इस परिस्थिति को चतुर्दीर्घी कहते हैं ना, चतुर्दीर्घी, 4 दीर्घी 2 छोटे, तो उमंग चतुर्दीर्घी कहलाते हैं। चतुर्दीर्घी, चतुर्दीर्घी, ठीक है, चतुर्दीर्घी कहलाते हैं। और ये कहते हैं भीतरी चक्र में उपस्थित पुंकेसरों के आधार के पास में मकरंद कोष पाए जाते हैं। जो भीतर में जो 4 पुंकेसर हैं उनके आधार भाग में मकरंद कोष, ठीक है, ये मकरंद कोष पाया जाता है। मकरंद कोष पाया जाता है, इसमें श्लेष्मा या चिपचिपा पदार्थ ये बाहर निकलता है जो कि क्या काम आता है, स्मेल देने के लिए और पक्षियों को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। मकरंद कोष होता है गंध दलकुंज का आकर्षण, रंग कीटों को आकर्षित करते हैं। तो ये मकरंद कोष हैं वो तो गंध चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो गंध उत्पन्न करने का काम करते हैं, जबकि दल के अंदर कलर होता है तो वो अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो इंसेक्ट के लिए ये अट्रैक्टिंग का काम करते हैं कि इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन की क्रिया हो पाए। पुंकेसर में परागकोष द्विपालित होते हैं। पुंकेसर है इसमें परागकोष हैं जो द्विपालित होते हैं। हम कह रहे हैं परागकोष द्विपालित होते हैं, तो ये 2 पाली हो गए, तो ये हो गए द्विपालित। द्विपालित 2 अलग अलग पालित होते हैं, द्विपालित होते हैं। परागकोष कुतंतु के आधार द्वारा जुड़े होते हैं, कुतंतु के आधार के द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पर एक आधार होता है उससे ये इस आधार से जुड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक आधार होता है उससे ये जुड़े होते हैं, तो कुतंतु आधार से जुड़े होते हैं। और ये अंतर्मुखी होते हैं, इनका स्फुटन लंबवत होता है,
ये अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी मतलब फूल के अंदर की तरफ अंतर्मुखी होते हैं। और स्फुटन लंबवत होता है। स्फुटन यहाँ पर इस तरह से होता है, स्फुटन बीच में से फटते हैं। तो प्रत्येक पाली में ढेरों परागकण होते हैं। परागकारियों के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। इसमें ढेरों परागकण पाए जाते हैं, है ना, लाखों की संख्या में परागकण पाए जाते हैं। परागकण पाए जाते हैं। और ये परागकण जैसे इसमें ये परागकण है और ये स्फुटन होने से ये यहाँ इस वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। परागकण पोलिनेशन करने वाले कीटों के द्वारा, जीवों के द्वारा। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि जैसे पुंकेसर है, पुंकेसर उमंग है, उमंग में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं, 2 + 4, 2 छोटे 4 बड़े, इसलिए इसको चतुर्दीर्घी कहते हैं। ये द्विपालित होते हैं, द्विपालित संरचना में होता है। इनके आधार में 4 मकरंद कोश पाए जाते हैं जो गंध उत्पन्न करने में काम करते हैं। और इनका कलर पीला होता है जो जीवों को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये द्विपालित परागकोश हैं जो आधार से एक वृंत के द्वारा जुड़े होते हैं, उनके वृंत कहते हैं इसे। और ये लंबवत क्रम में टूटते हैं। लंबवत क्रम में टूटने से ये स्फुटित होते हैं, फट जाते हैं, जिससे परागकण, लाखों की संख्या में परागकण निकलते हैं जो कि पोलिनेशन की क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। इसके बाद हम जायन की बात करते हैं। जायन द्विअंडपी होता है एवं अंडक संयुक्त होते हैं। अंडक संयुक्त होता है, द्विअंडपी। इसका मतलब द्विअंडपी का मतलब क्या है कि जैसे हम जायन इसका देखें, द्विअंडपी होता है कि हम अंडक 2 देख सकते हैं। द्विअंडपी का मतलब है कि अंडक में 2 भाग पाए जाते हैं। द्विअंडपी होता है कि इसके अंदर यदि अंडक पाया जाए तो वो 2 पार्ट में पाया जाता है। यदि हम उसको प्रैक्टिकली देखें तो एक फली होती है। यदि हम उस फली को देखें तो फली के अंदर ये बीच में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये मेम्ब्रेन झिल्ली होती है जो इसको 2 भागों में बांटती है। द्विअंडपी कहलाता है, जायन द्विअंडपी कहलाता है। और यह संयुक्त होता है। अंडक अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र में विभेदित होता है। अंडक है जो तीन पार्ट होते हैं इसके। एक तो ये अंडक होता है, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र, इन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अंडक द्विअंडपी टाइप का होता है कि यहाँ पर 2 अंडक टाइप का प्रकार होता है। और वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये इस तरह से जायन के 3 पार्ट होते हैं। आरंभ में ये एक कोष्ठकीय होता है, बाद में आभासी पट रेपलम के द्वारा द्विकोष्ठी हो जाता है। प्रत्येक कोष्ठ में अनेक बीजांड होते हैं, आभासी पट में संलग्न होते हैं। वर्तिका, वर्तिकाग्र द्विपालित होते हैं। बीजांड एक प्रकार का होता है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये जो 2 पालित हैं, ये झिल्ली है, बाद में बनती है, पट बाद में बनता है। पहले एक होता है, उसके बाद धीरे धीरे झिल्ली बन जाती है और ये द्विअंडपी प्रकार का हो जाता है। ये 3 हैं, तो ये दोनों वर्तिका एंड वर्तिकाग्र ये पोलिनेशन तक होते हैं। उसके बाद में केवल अंडक बचता है और इसमें एक पट निर्माण होता है और ये 2 टाइप से बीजों का निर्माण हो जाता है। इसके बाद हम इसके फल का एक्सपेंशन करते हैं। फल को हम कहते हैं, यह शुष्क स्फोटित प्रकार का सिलिकुआ कहते हैं। फल को सिलिकुआ मतलब फली। हम सरसों में देखते हैं कि फली टाइप का होता है, उसको सिलिकुआ सीड कहते हैं। सिलिकुआ मतलब सिलिका टाइप से ऐसे चिपटी हुई और 2 खंडों में बटी हुई। यदि हम फली को तोड़े तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे बीज होते हैं एक लाइन में, तो सिलिकुआ सीड होता है। और इसके बाद हम बीज की बात करते हैं। तो बीज में बीज आवरण पाया जाता है। बीज के 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। बीज पत्र पाए जाते हैं और भ्रूणकोश
इसमें नहीं पाया जाता है। भोजन व सार तेल के रूप में बीज पत्रों में संग्रहित होता है। बीज फल के स्फुटन के फलस्वरूप प्रकीर्णन होता है। मतलब बीज है, जो बीज आवरण से युक्त होता है, उसमें फैटी एसिड पाए जाते हैं, तो ऑयल एक्सट्रैक्शन हो पाता है, भ्रूणपोष नहीं पाया जाता उसमें, और यह पकने के बाद में इसमें प्रकीर्णन होता है और बीज स्फुटित हो जाते हैं। तो हमने ये मस्टर्ड का पूरा एक प्रारूप लेके और स्टडी की किस तरह से द्विबीजपत्री अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं, जिसमें उसके हमने स्टार्टिंग से पढ़ा कि अंकुर मूलांकुर कैसे होता है, फिर उसके पुष्पक्रम क्या होता है, उसका तना कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, हैबिट कैसी होती है उसकी, और मुख्य रूप से उसके जैसे हम ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, जैसे हमने देखा कि इसके बाह्य दल, उमंग और जायम कैसे होते हैं। तो उमंग दल, बाह्य दल 4 होते हैं और छाती होते हैं, दल उन जो 4 होते हैं और स्पर्शी होते हैं और पीले होते हैं कलर में। इसके बाद में उमंग है, वो उमंग 6 होते हैं, 2+4 के रूप में होते हैं, चतुर्दीर्घायी होते हैं। फिर इसमें मकरंद कोश पाया जाता है जो गंध उत्पन्न करता है, और ये इसका कलर है जो अट्रैक्ट करने का काम करता है। अट्रैक्ट करने के बाद में जो दल है उसका कलर अट्रैक्ट करने का काम करता है, और मुकेसर के जो मकरंद कोश पाए जाते हैं वो गंध के कारण इनसे अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो जायान है, जायान के 3 पार्ट हैं, अंडक है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है। और अंडक 2 टाइप का, मतलब 2 कोष्ठों में डिवाइडेड होता है, जो झिल्ली से द्विअंडी कहलाता है, झिल्ली से सेपरेट हो जाता है। एक अंडक में अनेक सारे बीज पाए जाते हैं, एक अंडक में अनेक सारे बीज पाए जाते हैं। इस तरह से ये जब पक जाता है तो फिर इसका स्फुटन होता है और प्रकीर्णन होता है। इस तरह से हमने ये द्विबीजपत्री पादपों का एक प्रारूप लेके और इसका अध्ययन किया। इसी तरह से हम किसी भी एंजियोस्पर्म कोई भी पादप का हम लेके और प्रारूप का पूरा अध्ययन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम एक बीजपत्री का मॉडल लेंगे और फिर उसका भी अध्ययन करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।